हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने YouTube चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मेरा चल रहा है ह्यूमन न्यूट्रिशन यानी मानव पोषण। अब मानव पोषण में हम कुछ बातें कर लिए हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम पूरी तरीके से पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम पढ़े थे पॉलीसेकेराइड के बारे में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेराइड, और उसमें से हम तीनों पढ़ लिए थे। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड जिसको हम ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं, एक था क्या था पॉलीसेकेराइड, है ना। तो जो मोनोसेकेराइड था उसमें हम पढ़े थे ग्लूकोज के बारे में, उसमें हम पढ़े फ्रक्टोज के बारे में, उससे हम पढ़े लैक्टोज के बारे में, है ना। और जो डाइसेकेराइड है वो क्या था कि मोनो को जोड़ के जो बनता है उसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, है ना। और जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, है ना। दूसरी बात जब हम पढ़े कि जो डाइसेकेराइड है उसमें क्या होता है कि तीन चीज़ें था। जब हम ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है माल्टोज, और माल्टोज हमें कहाँ से मिलता है, अनाज से मिलता है ना। कि जो अनाज की वजह से जो जब आप रोटी खाते हैं तो उसमें जो मीठापन है वो किस वजह से आता है, वो आता है माल्टोज की वजह से, है ना। जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज में क्या होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, है ना। और ये लैक्टोज कहाँ मिलता है, दूध में। दूध में जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, है ना। एक होता है सुक्रोज, और सुक्रोज क्या होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है, वो बनता है सुक्रोज बनता है ना। तो ये जो सारी बातें वो हम इससे पिछले के पिछले क्लास में किए थे, है ना। पिछले क्लास में पढ़े थे पॉलीसेकेराइड के बारे में, और पॉलीसेकेराइड में हम ये पढ़े कि उसमें क्या था कि स्टार्च था, और स्टार्च क्या होता है, एक जो क्या होता है कि प्लांट का क्या होता है रिजर्व फूड होता है ना। उसी में हम पढ़े थे सेलुलोज के बारे में। फिर हम पढ़े क्या पढ़े उसके काइटिन के बारे में, हम ग्लाइकोजन के बारे में पढ़े, है ना। क्योंकि पोली का मतलब है कि बहुत सारा जब हम मोनो या डाई को मिलाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है ना। इतना बात तो हम कर लिए थे। उसके बाद हम बात किए थे वसा के बारे में, लिपिड के बारे में। तो वसा क्या होता है, जो आप तेल या घी खाते हैं उसी को हम वसा बोलते हैं या लिपिड बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी है किसके लिए, एनर्जी के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलता है वो लगभग हमारे शरीर का 80% तक एनर्जी इससे मिलता है। कि उसके बाद जो 20 से 30% एनर्जी है वो किससे मिलता है, वो वसा से मिलता है, वो लिपिड से मिलता है। क्लियर है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें कितना एनर्जी मिलता है, वो मिलता है 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। लेकिन अगर हम वसा की बात करेंगे, लिपिड की बात करेंगे तो कितना बनता है 9.2 किलो कैलोरी, है ना। तो सबसे ज़्यादा 1 ग्राम एनर्जी में किस में मिलता है, वो वसा में मिलता है ना। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हम बात किए थे कि जो वसा है, जो लिपिड है, उसका निर्माण कैसे होता है, यानी वसा का निर्माण कैसे होता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं फैट। कभी कभी इसका नाम फैट आता है, या लिपिड आएगा, या तो वसा ही आएगा, है ना। तीनों में से कुछ भी आ सकता है ना। तो इसमें हम पढ़े थे कि इसमें जो निर्माण है वो क्या होता है, एक होता है फैटी एसिड और प्लस किसका ग्लिसरॉल, है ना। जब ये दोनों मिल जाता है तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके वो को बोलते हैं वसा या फैटी एसिड। यहाँ वसा भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ध्यान रखिएगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं कि इसके बाद हम प्रोटीन पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें से आएगा कि कौन सा चीज़ कॉम्प्लेक्स है, कौन सा चीज़ जटिल है, कौन सा सरल है, और इसका ज़रूरत हमें पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब तक अगर ये आपको कंप्लीट है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बहुत आसान लगेगा। क्लियर है। तो उसके बाद हम पढ़े कि वसा का पाचन कहाँ होता है ना, वो पचता कहाँ, डाइजेशन कहाँ होता है। हम 2 जगह पढ़े थे कि जो वसा का जो पाचन है वो क्या था, एक था बाइल जूस में। बाइल जूस किस में होता है, वो होता है लीवर में। और हम दूसरा पढ़े थे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में, और उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, उसको हम बोलते हैं, कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे भी कि एंजाइम क्या चीज़ है ना। तो ये सवाल आ जाता है कि लाइपेज एंजाइम क्या है और एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है ना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ना। तो पाचन में हम इस पर फिर से बात करेंगे।
तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बाइल जूस क्या है, पेनक्रियाज क्या है, तो हम वहाँ पे फिर से बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़े कि वसा का ज़रूरत क्यों है हमारे शरीर में। पहला चीज़ तो यही था कि वसा का कार्य क्या है। वसा का कार्य है हमारे शरीर में एनर्जी देना, एनर्जी देना। दूसरा हम बात किए थे हमारे शरीर में जो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन, है ना। और दूसरा है कि नमी को बरकरार रखता है ना। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम पिछले क्लास में डिटेल में बात किए थे। अब फैट यानी वसा, यानी इसी को हम बोलते हैं लिपिड, है ना। ये वसा जनरली दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड फैट। यानी एक होता है संतृप्त वसा और एक होता है असंतृप्त वसा। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, पढ़े हैं ना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। आप पढ़े होंगे इथिलीन होता है, एसिटिलीन होता है। तो वो जो सारी बातें हैं वो हमें हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ना होता है। उसमें हम पढ़ते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, वो कौन सा होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या चीज़, इसको बोलेंगे संतृप्त वसा, या क्या बोलते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड। पहला पॉइंट तो यही है। और दूसरा इसमें हम क्या बोलेंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, या संतृप्त वसा, है ना। अगर हाइड्रोकार्बन में आएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। ये जरूरी नहीं है, जरूरी इसके बाद है कि यदि वैसा चीज जिसको हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर का मतलब है गर्म करते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड यानी तरल अवस्था में। क्लियर है। आप देखे होंगे कि बहुत सारा चीज़ क्या होता है, जम जाता है ठंड के दिन में, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं। और गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। चाहे आप घी भी देख लीजिए, घी पूरा क्या होता है, तो वैसी चीज़ को जब हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होता है, फिर से सॉलिड में हो जाता है। आप देखिए होंगे नारियल का तेल हो, घी हो, डालडा हो, है ना, तो ये सब चीज़ में, तो इसका मतलब क्या है, वो एक संतृप्त वसा है, वो एक सेचुरेटेड फैट है। क्लियर है। और सेचुरेटेड फैट हमारे शरीर को नुकसानदेह है, निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्या डालता है हम इस पर बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कि जो हमारा जो शरीर है, जो डालडा आप खाते हैं, वो क्या होता है कि हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान देता है। क्लियर। दूसरी चीज़ है, इसका जस्ट उल्टा है कि अगर आप टेम्परेचर दिए तब भी तरल में ही रहा, और टेम्परेचर कम भी हुआ तब भी तरल अवस्था में रहा, नहीं, लिक्विड फॉर्म में ही। यानी बेसिकली कि ये ठंड में भी जमता नहीं है ना, ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे फॉर्चून का तेल, फॉर्चून ऑयल, सरसों का तेल, है ना, मस्टर्ड ऑयल, तो ये सब क्या होता है, ये होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसेचुरेटेड वसा होता है ना। और ये जो हमारे शरीर का कम नुकसानदेह है, ध्यान रखिएगा, हम कम बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कम नुकसानदेह है, कम नुकसानदेह।
क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आ गया? क्लियर है कि जो सैचुरेटेड है वो क्या होता है, उसके बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और जो यहाँ पे जो है जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सॉलिड में। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं डालडा, घी, है ना, ये सब चीज़ें, और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। क्लियर? और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो डबल है, यानी डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या है, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त वसा। और जब हम इसमें टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें तब भी ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में ही होता है, तेल के फॉर्म में होता है। तो आपको पता है कि वसा हम क्या बोले थे कि या तो तेल होगा या घी होगा, और हमारे शरीर को क्या करता है कि ये कम नुकसानदेह है। क्लियर है? अब इस कि ये जो सैचुरेटेड फूड है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें जंतु से, यानी एनिमल से। ठीक है? और जो असंतृप्त वसा है ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है प्लांट से, यानी पादप से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो सैचुरेटेड फूड है वो कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है, और जो अनसैचुरेटेड है वो क्या है, प्लांट से मिलता है। क्लियर है? जैसे डालडा, वनस्पति घी, वो सब क्या होता है, तो आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। और जो हम सरसों का तेल बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होता है वो कहाँ मिलता है, वो अनसैचुरेटेड मिलता है, वो प्लांट से मिलता है। क्लियर है? इतना बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं, है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि अगर आप वसा ज़्यादा खा लेते हैं, समोसा खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा, या अगर कम वसा होगा तो क्या नुकसान होगा, हम इस पर बात कर लेते हैं। ये है वसा, यानी इसको हम बोलते हैं फैट, है ना। कि यदि आप ज़्यादा लेते हैं, हो सकता है पहले हम कम ही पढ़ लेते हैं, या आप ज़्यादा लेते हैं, एक्सेस लेते हैं। एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप तला हुआ चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, है ना, ये बात है। तो जब आपका शरीर में इसकी कमी हो गई तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि इसका कार्य क्या है, एनर्जी देना। तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, और जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करेंगे, है ना। तो एक होता है कि जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वर्किंग कैपेसिटी में क्या होती है, कमी होती है, या हम इसको बोलते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्यों कमी हो जाती है, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल पाता है। क्योंकि है ना कि 20 से 30% एनर्जी हमें किससे मिलता है, वसा से मिलता है ना। एक तो ये है, आपको पता है कि जो जो फ़ायदा हम उसमें कराए थे कि जो वसा का क्या कार्य है हमारे शरीर के लिए, वो सब सारा चीज़ें नहीं होगा, है ना। आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, क्यों, क्योंकि जब वसा ही नहीं होगा तो शरीर का जो हीट है वो कौन रोकेगा, नहीं, नमी नहीं होगी, स्किन पर ड्राइनेस हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा या ड्राइनेस आ जाएगा, है ना। प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, है ना, शरीर का जो प्रोटेक्शन है वो है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो बात हम वहाँ पे पीछे क्लास में पढ़े थे कि उसका कार्य क्या होता है, जो हमारे शरीर को हमारे शरीर को बेनिफिट पैदा करता है, तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें हमारे शरीर में क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है? एक तो ये है। लेकिन यदि आप ज़्यादा खाते हैं, अभी समस्या ज़्यादा से है, कम से नहीं है ना। कुछ भी चीज़ आप खाते हैं, एक तो ये होता है कि दिन भर में आप कुछ ना कुछ तला हुआ खा ही लेते हैं, भुजिया खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, समोसा खा लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप खाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आपके शरीर में जो वसा है वो ज़्यादा होता है,
और जब ज़्यादा होगा तब क्या होता है, मोटापे का शिकार होते हैं आप। मोटापा, मोटापा है ना, उसको बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापे के शिकार होते हैं। और मोटापा को डिसाइड कैसे होता है, यानी अगर आपको कह दे कि मोटापा, ये आदमी मोटा है, इसका क्या मतलब है? अगर कोई आदमी 80 kg का है और कोई आदमी 60 kg का है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि कौन मोटा है कौन पतला है? नहीं, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। मोटापा मापने के लिए भी क्या होता है कि एक मेजरमेंट होता है ना। जब आप दौड़ में जाएंगे, जैसे पुलिस का दौड़ है या दरोगा का दौड़ है, तो उसमें कैसे क्लियर करता है कि आपका मोटापा बढ़ गया है, आपका वजन बढ़ गया है, कैसे पता चलता है? तो उसके लिए वो पता करता है, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं BMI। किससे पता करता है? BMI, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो BMI क्या होता है? एक फॉर्मूला ही है। BMI क्या होता है? वेट, वेट किस में? केजी में, और बटा हाइट, आई है मीटर में, है ना। ये चीज़ है, जैसे किसी व्यक्ति का जो वजन है वो मान लेते हैं 80 kg है, और हाइट कितना है मीटर में, है ना। मीटर का मतलब है कि मान लेते हैं कि 5 फीट का आदमी है, तो 5 फीट का मतलब क्या हो? 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर का क्या मतलब? 1.52 मीटर, है ना। तो अगर 1.52 मीटर से डिवाइड कर देते हैं तो जितना आएगा, है ना, जो भी आएगा, है ना, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये आदमी मोटा है कि क्या है। कैसे? अब इस पर आते हैं कि मान लेते हैं कि आप अपने आप को कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। यदि आपका जो BMI है 18 से कम आता है, क्या आता है? 18 से कम आता है, तो आप क्या है? अंडर वेट, यानी आपका वजन जो है वो कम है। क्लियर है? अगर 18 से कम आया तो आपका वजन कम है, और अगर 18 से 25 के बीच आता है, जनरली सभी से का, तो आप नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, नॉर्मल है, आपको कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? अगर 25 से ज़्यादा आता है तो बोलते हैं ओवरवेट, यानी ज़्यादा वेट, यानी आप 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच अगर BMI है तो होता है, तो क्या है? आप ओवरवेट है, आपका वजन बढ़ चुका है, आपको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। लेकिन यदि 30 से ज़्यादा आता है, 30 से ज़्यादा अगर नहीं दिख रहा है तो आप आवाज़ शब्द पर क्या है वो ध्यान रखिएगा कि जो जब 30 से आता है तब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापा, ओबेसिटी। कोई कन्फ्यूजन है कि मोटापा का जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसको, है ना। और इसको मापते कैसे हैं? वेट केजी में, और ये जो हाइट है आपका, जो कितना लंबाई है, उसको क्या है? मीटर में, है ना। यदि BMI क्या है 18 से कम है, तो इसका मतलब है आपको अंडर वेट है, हो सकता है आप मालोस्टिशन का शिकार हो रहे हैं, आपका वजन बहुत कम है, आपको वजन बढ़ाना चाहिए, है ना। अगर 18 से 25 के बीच है तो नॉर्मल है, आप कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर 25 से 30 के बीच हैं तो क्या है? ओवर वेट है, आपका वजन बढ़ रहा है ना, आप मोटापे के करीब पहुंच रहे हैं। और लेकिन अगर 30 से ज़्यादा है आपका अगर BMI, तो आप मोटापा आपको आ चुका है, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, है ना। इसका क्या नुकसान है हम इस पर भी बात करेंगे, है ना। जब आपके पास ज़्यादा आप बसा लेते हैं तो आपको तो ये तो होगा ही, उसके अलावा क्या होगा, है ना, वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि वैसा फैटी एसिड यानी वैसा वसा जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, ज़रूरी है, यानी जो मानव या कोई भी जंतु वो क्या होता है कि बाहर से भी मिलता है उसे, है ना, क्लियर है। तो उसी को हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, यानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्लियर है, हमारे शरीर के लिए ये जरूरी है। यानी कि वैसे फैटी एसिड, इसका एग्जांपल है कि वैसा फैटी एसिड, फैटी एसिड का मतलब क्या है कि बसीय अम्ल जो मानव के शरीर में नहीं बनता है उसे पादप से ही प्राप्त करना होता है। यानी हम बाहर से लेते हैं। ये कौन सा है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, कौन सा, आप नाम सुने होंगे, कौन सा है ना, वो होता है ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, या आ सकता है ओमेगा 60 फैटी एसिड। इसको हम कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट ये खाते हैं फैटी एसिड? नहीं, जैसे हम कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट खाते हैं, काजू खाए, नट्स खाए जिसको हम पीनट्स बोलते हैं, है ना, तो ये जो ड्राई फ्रूट खाते हैं जैसे काजू खाए, किशमिश खाए, है ना, तो इससे हमें मिलता है ओमेगा फैटी एसिड। जैसे आप मछली वगैरह खाते हैं तो उसमें भी कुछ हद तक ये होता है, क्या चीज़, ओमेगा। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा, सवाल ये आएगा कि जो ज़रूरी है, जो हमारे लिए वैसा बसीयम जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है या कोई भी जंतु के लिए ज़रूरी, क्योंकि हम लोग एनिमल में ही आते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो है ओमेगा फैटी एसिड या ओमेगा 3 या ओमेगा 60, है ना, ये सवाल आता है, क्लियर है। तो इसमें तो इतना ही। एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कंसेप्ट है भाई, हाइड्रोजिनेशन, हाँ नहीं, इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजेनीकरण, है ना, हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में दो टाइप का फैट होता है। एक कौन सा, एक होता है सेचुरेटेड फैट, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट। तो अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए कम नुकसानदेह है ना, कि आप अगर खाते हैं रेगुलर तो ज़्यादा नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप सेचुरेटेड फैट होता है तो क्या होता है कि आपको नुकसान करेगा। हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होता है कि जो अनसेचुरेटेड फूड है, सेचुरेटेड जो फैट है, सॉरी अनसेचुरेटेड यानी यह संतृप्त जो वसा है, उसको हम क्या बोलते हैं कि सेचुरेटेड में जब बदलते हैं, सेचुरेटेड फैट में यानी संतृप्त वसा में, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये कैसे बदला जाता है, हम इस पर बात कर लेते हैं। ये बदलते हैं कि ये जो तेल है, मान लेते हैं सेचुरेटेड है तो तेल ही होगा, लिक्विड ही होगा, यानी जब ये तेल को किससे, हाइड्रोजन के साथ, किसके उत्प्रेरक में, Na यानी निकेल के उत्प्रेरक में जब हम करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज़, सेचुरेटेड में। और सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ये घी में, घी का यानी तेल को किस में कन्वर्ट हो गया, घी में, ठीक है, यानी वनस्पति तेल किस में कन्वर्ट हो गया, वनस्पति घी में। हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे क्योंकि वनस्पति तेल, वनस्पति का मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे से जो तेल मिलता है ना, और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, वनस्पति घी में, है ना। यानी तेल से घी में जो बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण
है ना, या हाइड्रोजिनेशन, ये सवाल आता है। क्लियर। यह संतृप्त वसा को किस में कन्वर्ट करते हैं, संतृप्त वसा में। कैसे करते हैं, तो किसके रूप में, हाइड्रोजनीकरण यानी अनायक के उत्प्रेरक यानी निकेल के उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक क्या चीज़ है, स्टिमुलेट करता है, रिएक्शन को तेज़ी से करता है। अगर ये दोनों रिएक्शन स्लो करेगा तो क्या होता है, इसको बढ़ा देता है कि रिएक्शन तेज़ी से करे, इसलिए उसी को बोलते हैं उत्प्रेरक यानी स्टिमुलेशन। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पर फिर से हम बात करेंगे। क्लियर है। जैसे एक चीज़ और आपको समझना है कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड आप सुने होंगे कि एक होता है सीस फैट, एक होता है ट्रांस फैट। सीस फैट और एक होता है ट्रांस फैट। क्लियर। जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, तो आप उसका जो पैकेट होता है उसके ऊपर आप देखिएगा लिखा रहता है कि सीस फैट इतना, ट्रांस फैट इतना, है ना, वो चीज़ें है। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि सीस और ट्रांस का क्या मतलब है ना। जो सीस फैट होता है वो क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए पॉजिटिव का जो काम करता है, और जो ट्रांस फैट होता है वो हमारे शरीर को नुकसानदेह होता है। क्लियर है। पहला चीज़ तो यही है। तो यही सवाल आता है कि हमारे शरीर के लिए कौन सा फैटी एसिड ज़रूरी है। तो कौन सा है, हमारे शरीर के लिए जो सीस फैट है वो क्या है, वो ज़रूरी है, और जो ट्रांस फैट है वो क्या है, वो ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, हालांकि ये प्राकृतिक तौर पर नहीं पाया जाता है। हम क्या करते हैं कि सीस को ही ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है ना। लेकिन उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इतना समझना है कि सीस फैट या ट्रांस फैट कौन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और कौन हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जहाँ पर हम पढ़े कि सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, है ना, अनसेचुरेटेड हमारे शरीर के लिए क्या है, ज़रूरी है। लेकिन जो सेचुरेटेड होता है, सॉरी अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड जो वसा है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेचुरेटेड में। और कैसे करते हैं, हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे अभी क्या होता है घर में या कहीं होटल में भी क्या होता है कि जब आप तेल से, जैसे शुरुआत में तेल डाला और उसमें समोसे छान लिया, है ना, अब वो जो समोसा है वो क्या होता है, वो समोसा, ये जो तेल है उसमें समोसे छान लिया, है ना। अब ये तेल बच गया तो क्या होगा कि ये रख लिया, फिर अगले दिन फिर इसी में समोसा छानता है, फिर इससे भी कुछ बच गया, उसके बाद फिर अगले दिन भी समोसा। होता क्या है कि जैसे जैसे स्टेप में बदलेगा वैसे वैसे जो समोसे का स्वाद है, स्वादिष्ट जो है, टेस्टी है, वो बढ़ता जाता है। क्लियर है, आप समझ रहे हैं। आपके घर में भी होता होगा। क्या करता है कि जो कुछ भी बनाया तेल में छान के, है ना, हो सकता है होली, दिवाली, कभी भी मिठाई बना, कुछ भी बनता है, तो क्या होता है कि जो तेल बच जाता है उस तेल को क्या होता है कि रख लिया जाता है, किसी बर्तन में रख लिया। उसको क्या होगा कि जब भी अगले दिन कुछ भी बनेगा, फिर तलने वाला कुछ बनता है, तो फिर क्या होगा कि उसी में बनाया जाएगा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो यह संतृप्त वसा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त में, सेचुरेटेड में। और आपको पता है कि सेचुरेटेड हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। समझ रहे हैं। तो अनसेचुरेटेड को अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में जो कन्वर्ट करता है वो कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, है ना। तो यहाँ भी जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोजिनेशन ही हो रहा है ना। लेकिन अच्छी बात ये है, इसलिए लोग खाते हैं क्योंकि स्वाद जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन शरीर को नुकसानदेह तो है ना। तो अगर जो लोग लगातार
छोले भटूरे खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, तो उनके शरीर में क्या है, सैचुरेटेड फैट जो है वो जमा होने का चांसेस बढ़ जाता है ना। क्लियर? ये है। अब मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं कि बसा खूब खाते हैं, यानी तला हुआ चीज़ खूब खाते हैं, तो क्या होगा कि कुछ बसा पचेगा, कुछ बसा नहीं पचता है। जो नहीं पचता है यानी अनडाइजेस्ट फैट आया या पाचित बसा, उसी को बोलते हैं अनडाइजेस्ट फैट। अगर वो नहीं पचता है तो उसी को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है? अब ये जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है ना, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो ब्लड का जो वेसल है, यानी यहाँ से ब्लड क्या होता है, फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल। तो ये जो क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि ये जो है इस एरिया में, यानी ये जो पाइप की दीवार पर होता है वो क्या होता है, जमा हो जाता है दोनों साइड, है ना। यानी इसका जो मुंह है, जो फ्लो होने का वो जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो खून का फ्लो है क्या होगा, तेज़ी से होगा, है ना। पहले इतना हो रहा था, ज़्यादा बड़ा फ्लो था, पाइप था, अब पाइप हो गया इतना, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से जाएगा, है ना। तो जो बहुत तेज़ी से जाता है तो क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। नहीं, यानी जब कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होता है, ब्लड वेसल पर, नहीं ब्लड की नली पर, खून की नली पर। अगर आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा अगर हो जाए जमा तो क्या होता है, ब्लड को जाने में दिक्कत होगा। और ब्लड क्या करता है कि हमारे जो शरीर है उसी के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, उसी के थ्रू क्या जाता है, पानी जाता है, उसी के प्रोटीन जाता है ना, विटामिन्स जाता है। तो हमारा जो सभी जगह क्या करता है, खून ही तो फ्लो करता है, सारा चीज़ एनर्जी को ढोता है। लेकिन अगर उसको जाने में दिक्कत होगा या वो नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, पूरा बॉडी ही काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे, है ना। इसलिए कि ये ज़रूरी है कि जो क्या होता है कि आप जो है वो तला हुआ चीज़ कम खाइए, है ना। तो अगर बीपी बढ़ता है तो क्या होता है कि एक समय में क्या होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक, है ना। सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस तेज़ी से लेंगे, खराटे लेंगे, है ना। तो वो जो सारी समस्या है वो यहीं से आता है। क्लियर है? तो ये जो पूरा है वो पूरा है बसा के बारे में, कि जब आप बसा ज़्यादा लेते हैं या बसा कम लेते हैं तो आपको क्या नुकसानदेह है ना, क्या क्या चीज़ें होता है ना। तो ये पूरा है वो फैट के बारे में हम पढ़ लिए, है ना। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन्स, है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है, ठीक ठाक सवाल पूछता है। क्लियर है? तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।